तो आज हम देख रहे हैं हेड्स ऑफ इनकम में से एक हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। और हमने पहले बात की हुई है कि सेक्शन नंबर 11 में हेड्स ऑफ इनकम मेंशन्ड है जो कि पांच हैं। हम सैलरी देख चुके, बिजनेस इनकम रहती है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी देख चुके, कैपिटल गेन देख चुके, और आज हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स देख रहे हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का रेलेवेंट सेक्शन क्या है? सेक्शन 39, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अच्छा, हम शुरू करते हैं। इसकी स्कीम इस तरह है कि सब सेक्शन 1 है और सब सेक्शन 2, 3 और 4। आई थिंक इसकी में सिर्फ चार सब सेक्शंस हैं। और ये, जी हाँ, चार सब सेक्शंस हैं। और सब सेक्शन 1 के अंदर बहुत सारे आइटम्स गिवन है। बताया गया है कि ये आइटम भी अदर सोर्स है, ये आइटम भी अदर सोर्स है, ये आइटम भी अदर सोर्स इनकम में आएगा। तो हम एक एक करके तमाम आइटम्स को देखेंगे और डिटेल में समझेंगे। सब सेक्शन 1 में ये लिखा है कि यहां से लेकर यहां तक ये बात लिखी गई है कि कोई भी इनकम जो किसी और हेड ऑफ इनकम में नहीं आ रही या वो एग्जेम्प्ट है, तो वो कहाँ आ जाएगी? वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगी। यहां बस ये बात लिखी है। अच्छा, ये इंक्लूसिव इंक्लूसिव डेफिनेशन है, इंक्लूडिंग आ रहा है। अच्छा, इसमें और क्या? इसमें कुछ आइटम जिन्होंने खुद बताए हैं हमें। उसमें सबसे पहला आइटम है डेविडेंड। अब हम डेविडेंड का एनालिसिस करते हैं इसको देखते हैं। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको रिकॉल करवा दूं। हमने सेक्शन नंबर 4 में पढ़ा था, टैक्स रिजीम के चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि हेड्स ऑफ इनकम में कौन सा अमाउंट आता है। वो अमाउंट आता है जो कि सेपरेट ब्लॉक ऑफ टैक्सेशन में ना आता हो। इन अदर वर्ड्स, वो सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स ना हो, बल्कि वो नॉर्मल स्ट्रक्चर के तहत उस पर टैक्स लगता हो, तो वो हेड्स ऑफ इनकम में आता है, अदरवाइज वो नहीं आता। तो ये कॉन्सेप्ट जहन में रखिएगा। अब आ जाइए डिविडेंड के ऊपर। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हम जब पढ़ रहे हैं ना, तो इसके अंदर जो आइटम्स ये बताएंगे, हमने हर एक को ये देखना है कि क्या ये नॉर्मली टैक्स होगा, यानी एनटीआर में आएगा, नॉर्मल टैक्स रिजीम में, या ये फाइनल टैक्स रिजीम में आएगा। तो जो फाइनल टैक्स रिजीम में आएगा तो हम कह देंगे कि भाई ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स तो है, लेकिन टैक्सेबल इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि टैक्सेबल इनकम का पार्ट उस वक्त बनता है जब हेड ऑफ अकाउंट के अंदर वो चीज हम लेते हैं, और हेड ऑफ इनकम के अंदर वो चीज आती ही नहीं है जो जो सब्जेक्ट टू एफटीआर हो जाए। ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना आपका? आप लोगों को ये क्लियर है? मुझे प्लीज बताइए। जी क्लियर है। चलिए, जी सब ठीक अब है। हम देखते हैं डिविडेंड नंबर 1। ए में पहला आइटम दिया डिविडेंड। अच्छा, डिविडेंड होता क्या है, पहले जनरल कॉन्सेप्ट समझ लें। मिसाल के, आपको पता ही होगा, मिसाल के तौर पे आप एक कंपनी के अंदर, लिमिटेड कंपनी में शेयर्स एक्वायर कर लेते हैं। शेयर्स रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं उस इक्विटी में, और इक्विटी रिप्रेजेंट हो रही होती है एसेट से। तो अल्टीमेटली आप जितने की इक्विटी आपके पास है, शेयर्स आपके पास हैं, आप उस कंपनी के मालिक हैं। कंपनी पूरे साल काम करती है, कुछ प्रॉफिट बनाती है, वो प्रॉफिट मालिकान में तकसीम हो जाता है, जिन्हें हम शेयर होल्डर्स कहते हैं। तो शेयर होल्डर्स में जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो जो ये आमदनी मिलती है आपकी, जाहिर है 100 रुपए कमाए और अगर 100 शेयर होल्डर थे, हर एक को एक एक रुपया मिल गया, तो ये जो आपको पैसे मिले इसको डिविडेंड इनकम कहते हैं। यानी आपकी कंपनी में जो मिल्कियत है उस पे मिलने वाला नफा डिविडेंड इनकम कहलाता है। डिविडेंड, अच्छा, यहाँ जो डिविडेंड है, इसमें आप फॉरेन कंपनी का डिविडेंड भी शामिल कर लें। भाई, आपने किसी पाकिस्तानी कंपनी में शेयर्स एक्वायर किए तो आपको पाकिस्तान सोर्स डिविडेंड मिलेगा। हो सकता है आपने बाहर किसी कंपनी में शेयर्स लिए, तो वहां से क्या, वो उसे आप क्या कहते हैं? फॉरेन कंपनी डिविडेंड कहते हैं। तो आप दोनों को ले लीजिए। ठीक है? इज टैक्सेबल ऑन ग्रॉस अमाउंट बेसिस। ये ग्रॉस अमाउंट बेसिस पे टैक्स होता है। जैसे कि फाइनल टैक्स रिजीम के लेक्चर में हम देख चुके हैं कि एफटीआर की इनकम ग्रॉस रिसीट बेसिस पे टैक्स होती है, एंड सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्सेशन फॉर ऑल पर्संस। तमाम लोगों के लिए सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स है। क्यों? इसलिए मैंने ये लिख दिया क्योंकि जब प्रॉफिट ऑन डेट की हम बात करेंगे, वहां हम देखेंगे प्रॉफिट ऑन डेट कंपनी के लिए नॉर्मल होता है और इंडिविजुअल के लिए नॉर्मल भी होता है और एफटीआर भी होता है। डिविडेंड शेल नॉट बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर एनी हेड ऑफ इनकम। क्यों? इसलिए क्योंकि सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स है। इसलिए हम हेड ऑफ इनकम का पार्ट ही नहीं बनाते। इन कंप्यूटिंग टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए याद रखें
टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए सिर्फ वो अमाउंट्स लिए जाते हैं जिन पे हमें टैक्स स्लैब लगाना होता है। जब टैक्स स्लैब ही नहीं लगाना और ग्रॉस रिसीट बेसिस पे टैक्सेशन हो गई तो इसे हम कहते हैं फाइनल टैक्स रिजीम या सेपरेट टैक्स रिजीम, और वो टैक्सेबल इनकम का पार्ट नहीं बनती। तो डिविडेंड के बारे में आपको ये पता चला कि डिविडेंड इनकम ग्रॉस रिसीट बेसिस पे टैक्स होती है, और ये एफटीआर की इनकम है, और इंडिविजुअल, एओपी और कंपनी तीनों के लिए एफटीआर की इनकम है। तो आप जब भी किसी की डिविडेंड आए, आपको क्या करना है, आपको रिटर्न के अंदर फाइनल टैक्स वाले फॉर्म में इसकी एंट्री करनी है, और वेल्थ रिकंसिलिएशन में भी इनकम फ्रॉम एफटीआर फाइनल टैक्स में लेना है। ये चीज कहां से हमें पता चली? ये चीज जब आप सेक्शन नंबर 5 पढ़ेंगे और सेक्शन नंबर 8 पढ़ेंगे तो ये चीज आपको पता चल जाएगी, जो बात मैंने अभी आपको बताई है। आगे चलिए। जब डिविडेंड इनकम कंपनी देती है, आपको पता है विदहोल्डिंग सेक्शंस होते हैं। पेमेंट करते हुए मुख्तलिफ प्रेस्क्राइब पर्सन से कहा जाता है कि आप विदहोल्डिंग कीजिएगा। तो सेक्शन 150 एक है जो स्पेसिफाई करता है विदहोल्डिंग रेट्स ऑन डिविडेंड पेमेंट्स। इसका 7.5% भी रेट है, 15% भी रेट है, 0% भी रेट है, और इससे ज्यादा भी है। लेकिन जनरली जनरल रेट 15% है। आमतौर से कंपनीज 15% काटती हैं, 7.5 या इससे ज्यादा कुछ स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रीज के लिए है। तो अब क्या होगा, आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दे रही है 100 रुपए। तो वो 100 रुपए नहीं देगी, बल्कि 15 रुपए काट के गवर्नमेंट को जमा करा देगी वन सेक्शन 150 की वजह से, और बाकी पैसे 85 रुपीज शेयर होल्डर को दे देगी। आगे चलते हैं। अच्छा, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि डिविडेंड की डेफिनेशन, जर्नल तो मैंने बता दी थी क्या होती है एक कॉन्सेप्ट के लिए अकाउंटिंग की जबान में। लेकिन अगर आप ये देखना चाहते हैं कि डिविडेंड इनकम टैक्स लॉ किसे कहता है, तो उसके लिए आपको सेक्शन 2 जो डेफिनेशन का है उसमें क्लॉज 19 पढ़ना चाहिए। अगर आप इसको देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस डिविडेंड में क्या क्या चीजों कर लेकर आता है। अच्छा, इसकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। एक तो उसका खुलासा ये है कि जो प्रॉफिट्स कंपनी देती है वो डिविडेंड है। लेकिन मैं सिर्फ आपको, वहां पे बहुत सारे क्लॉजेस दिए हैं, ठीक है, क्लॉज 19 का सब क्लॉज ए, सब क्लॉज बी, सब क्लॉज सी, सब क्लॉज डी, सब क्लॉज ई। मैं सिर्फ क्लॉज ई को बताना चाहता हूँ, बाकी आप खुद देख लीजिएगा। ई में कुछ खास बात है इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे रिप्रोड्यूस कर दिया है। आप इसको बोल दें सब क्लॉज ई ऑफ क्लॉज 19 ऑफ सेक्शन 2 provides that any payment by a private company to a shareholder, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को पेमेंट की, क्योंकि आइदर एज एन एडवांस, चाहे एडवांस के तौर पे, चाहे और लोन लोन के तौर पे, और ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर, यानी शेयर होल्डर के बिहाफ पे किसी को दे दी। शेयर होल्डर जुनेद थे, कंपनी को जुनेद ने कहा कि भाई तुम, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में होता क्या है, जो शेयर होल्डर होते हैं वही डायरेक्टर्स होते हैं। डायरेक्टर्स तो एजेंट्स होते हैं कंपनी के, वो मैनेज कर रहे होते हैं बोर्ड को, कंपनी को चलाने वाले होते हैं। तो अब वो जो डायरेक्टर भी था, उसकी कोई पर्सनल लाइबिलिटी थी, उसने अपने बिहाफ पे कोई पर्सनल लाइबिलिटी कंपनी से सेटल करा दी। तो क्या होगा इस सूरत में, दोबारा पढ़ लेते हैं ताकि कंटिन्यूटी बन जाए। सेक्शन 219E provides that any payment by a private company to a shareholder, शेयर होल्डर को तो कर रहा है, कैसे हो सकता है, डायरेक्ट दे सकता है, ऑन बिहाफ पेमेंट कर सकता है, लोन कह दे उसको, एडवांस कह दे। कहां से पेमेंट करे? फ्रॉम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, अपने जमा हुए हुए जो प्रॉफिट्स हैं उसमें से वो पेमेंट कर देता है। ऑल्सो डीम्ड एज डिविडेंड इनकम एंड टैक्सेबल एज एक्सप्लेन्ड अबव। इसकी ये प्रैक्टिकली क्या होता है? प्रैक्टिकली ऐसे होता है कि अगर कोई कंपनी, हम क्या कहते हैं क्लाइंट्स को कि भाई आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो आप किसी डायरेक्टर को, जाहिर है वो शेयर होल्डर भी होता है, लोन मत दीजिएगा। अगर आप लोन देंगे तो वो डायरेक्टर शेयर होल्डर के, यहाँ हम शेयर होल्डर कहेंगे, लेकिन प्राइवेट कंपनी में वो डायरेक्टर भी होता है नॉर्मली। तो वो जरूरी नहीं है, होता है आमतौर से लेकिन जरूरी नहीं भी है।
तो उस शेयर होल्डर के हाथ में वो लोन डिविडेंड इनकम बन जाता है और उस पर टैक्स उसे देना होगा। कितना परसेंट? 15%। तो ये इसलिए हम कहते हैं क्लाइंट्स को, हम ख्याल रखते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर तो लोन दे सकता है कंपनी को, शेयर होल्डर तो लोन दे सकता है कंपनी को, लेकिन कंपनी इन लोगों को लोन नहीं दे सकती। अच्छा, कोई ये कह सकता है कि यहाँ लिखा है फ्रॉम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ये कैसे पता चलेगा? आप बैलेंस शीट में देखें, शेयर कैपिटल 100 रुपए का है और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी 20 रुपए के पड़े हुए हैं। तो हम ये देखेंगे कि कितना लोन दिया है। अगर वो लोन 10 रुपए का है तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से रिप्रेजेंट हो रहा है। अगर 30 रुपए का है तो पूरा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से रिप्रेजेंट नहीं हो रहा। तो इसकी कुछ कैलकुलेशन हो सकती है, इस पे बहस हो सकती है, आर्गुमेंट्स हो सकता है। लेकिन यहाँ आपको ये बताना जरूरी है कि बस आप ये ख्याल रखें कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से लोन नहीं लेना एज अ शेयर होल्डर, और अपने क्लाइंट से भी कहना है कि कंपनी से आप लोन नहीं ले सकते। हाँ, कंपनी को आप लोन दे सकते हैं, अदरवाइज वो डिविडेंड ट्रीट हो जाएगा और आपको 15% टैक्स अदा करना पड़ेगा। तो यहाँ डिविडेंड की डेफिनेशन में बस ये एक क्लॉज मैं चाहता था कि मैं आप लोगों को बता दूं। तो ये डिविडेंड कंक्लूड हो गया। खुलासा क्या है? डिविडेंड ग्रॉस रिसीट बेसिस पे टैक्स होगा, तमाम लोगों के लिए एफटीआर है, जर्नल रेट इसका 15% है। अगर कंपनी ने कम काट दिया, 10% काट दिया, 15 काटना था, विदहेल्ड करना था, तो भी चार्जेबिलिटी पे फर्क नहीं आएगा। तो भी 5% आप पॉकेट से पे करा दें तो भी ये फाइनल टैक्स की इनकम ही रहती है। ऐसा लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 8 के अंदर। और डिविडेंड को अब आप पढ़ना चाहते हैं, होमवर्क अगर आप देखें, आपका शौक है, आप मेहनत करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको सेक्शन नंबर 5 देखना चाहिए, आपको सेक्शन नंबर 8 देखना चाहिए, आपको सेक्शन नंबर 150 देखना चाहिए, आपको क्लॉज 19 ऑफ सेक्शन 2 देखनी चाहिए। ठीक है? तो लेकिन जो अहम बात थी जिससे काम बहुत अच्छे अंदाज से चल जाएगा वो हमने यहाँ पे जिक्र कर दिया डिविडेंड को लेके। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्लॉज बी, यानी क्लॉज बी ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 39 में रॉयल्टी के बारे में बात की गई है। अच्छा, रॉयल्टी को भी थोड़ा सा पहले समझ लें, जर्नल डेफिनेशन क्या होती है। देखिए, रॉयल्टी ये होती है, आपकी चीज है और आप मुझे इस्तेमाल करने के लिए दे देते हैं, मैं उसको इस्तेमाल करता हूं, उसके एवज आपको, उसके बदले आपको कोई कंसिडरेशन देता हूं, उसे रॉयल्टी कहते हैं। या एक आसान सी मिसाल समझ आ जाएगी। मिसाल के तौर पर आपने कोई किताब लिख दी और आपने मुझे दे दी, मुझे कहा कि भाई मैं पब्लिशर हूं, आप किताब को ले लें, किताब को प्रिंट भी करें, किताब को बेचिए, जो भी अब आपको मैंने इजाजत दे दी ना यूज करने की, आप यूज कर रहे हैं, उसको कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, आप इसको बेचिए और जो भी रेवेन्यू आएंगे बस मुझे भी थोड़ी सी रॉयल्टी दे दीजिएगा। या ये हो सकता है मेरे पास कोई टेक्निकल नॉलेज है, मेरे पास कोई पेटेंट है, मेरे पास कोई और लिटरेचर वर्क है, कोई साइंटिफिक नॉलेज है, मैं आपको वो प्रोवाइड कर देता हूँ। अब यहाँ पर तो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, तो हो सकता है मुझे कोई लमसम पेमेंट मिल जाए, हो सकता है मैं रिटेनरशिप पे आपके साथ आ जाऊं। तो इस मैंने आपको थोड़ी सी चीजें बता दी कि बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजों के लिए रॉयल्टी मिल रही होती है आपको। तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं ये रॉयल्टी की डेफिनेशन में आती हैं। आप इन चीजों को डिटेल में देखना चाहते हैं तो आपको क्लॉज 54 ऑफ सेक्शन 2 देखना चाहिए, जहां पर रॉयल्टी की कंप्लीट डेफिनेशन मौजूद है। ठीक है, मैंने एक जर्नल डेफिनेशन आपको बता दी, लेकिन स्पेसिफिक इनकम टैक्स लॉ की क्या डेफिनेशन है वो मैंने यहाँ लिख दिया है, इसको आप जरूर एक्सप्लोर करें ताकि आपको मालूम हो जाए कि रॉयल्टी में क्या क्या चीजें आती हैं। अच्छा, रॉयल्टी को देखने के लिए आपको सेक्शन नंबर 6 भी देखना है। सेक्शन नंबर 6 ये कहता है कि अगर एक नॉन रेजिडेंट पर्सन है और पाकिस्तान से उसको रॉयल्टी मिल रही है, फॉर एग्जाम्पल आपकी एक फार्मा कंपनी है और वो फार्मा कंपनी कोई दवाई प्रोड्यूस कर रही है, यहाँ पर उसकी प्रोडक्शन कर रही है, लेकिन उस दवाई का जो फॉर्मूला है वो बाहर यूके में मौजूद किसी कंपनी ने दिया है, और वो कहती है कि ठीक है तुम मेरा फार्मूला लेके प्रोडक्शन करो, पाकिस्तानियों की फलाह और बहबूद के लिए काम करो, इन अ सेंस कि उनकी हेल्थ केयर करो, उन्हें दवाइयां बेचो, लेकिन इस दवाई को बनाने का जो फॉर्मूला तुम इस्तेमाल कर रहे हो इसकी रॉयल्टी मुझे दो। मैंने कहा ठीक है, मेरी फार्मा कंपनी थी,
तो ऐसा नॉन रेजिडेंट बंदा जो बाहर है और पाकिस्तान से रॉयल्टी ले रहा है, तो 15% टैक्स मैं उसका विदहोल्ड करूंगा, और नॉन रेजिडेंट के लिए ये फुल एंड फाइनल टैक्स लाइबिलिटी होगी। यहां पर भी ग्रॉस रिसीट बेसिस टैक्सेशन हो गई, और ये भी सेपरेट ब्लॉक इनकम हो गई। आसान अल्फाज, ये भी फाइनल टैक्स रिजीम की आइटम हो गई। रॉयल्टी किसकी? एक नॉन रेजिडेंट आदमी है और वो पाकिस्तान से रॉयल्टी ले रहा है। ऐसा कहाँ लिखा है? ऐसा लिखा है सेक्शन नंबर 6 में। और इसको सेक्शन नंबर 6 को आप मिला के पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 8 के साथ। जैसे मैंने ऊपर डिविडेंड में कहा था 8 को भी मिलाएं, यहां भी 8 को मिलाएं। आगे बढ़ते हैं। तो फिर ये तो भाई रॉयल्टी वो हो गई जो कि सब्जेक्ट टू फाइनल डिस्चार्ज हो गई। क्या कोई ऐसी रॉयल्टी भी है जो नॉर्मल टैक्स स्ट्रक्चर में टैक्स होगी? जी हाँ, बिल्कुल। रॉयल्टी इनकम इज टैक्सेबल अंडर नॉर्मल टैक्स स्ट्रक्चर एज बिजनेस इनकम if it is effectively connected with permanent establishment in Pakistan of the non-resident। देखिए, एक कॉन्सेप्ट होता है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, हमने नहीं पढ़ा और ना ही हमारे मॉडल 1 में इसको हम कवर करेंगे। एक बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो हम नहीं दायरे मॉडल 1 में नहीं भी कवर कर रहे, लेकिन इसकी एक अंडरस्टैंडिंग मैं आपको दे दूं। वो ये है कि बाहर यूके में एक कंपनी मौजूद है, अब वो बिजनेस करना चाहते हैं पाकिस्तान में। तो एक तरीका तो ये है कि वहीं से बैठे बैठे बिजनेस करें, लेकिन एक तरीका ये है कि वो यहाँ पर अपनी एक परमानेंट ब्रांच बना लें, जिसका एक ऑफिस होगा, उसका रेंट जा रहा होगा, या उन्होंने जमीन खरीद ली होगी, वहां उनका एक कोई वेयर हाउस होगा, यहाँ एजेंट्स लोग बैठे हुए होंगे, काम कर रहे होंगे, यानी बिजनेस ऑपरेशंस पाकिस्तान से हैंडल हो रहे होंगे। तो फिर हम इसको नाम दे देते हैं परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट। तो अगर परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट है और ये पीई अगर रॉयल्टी रिसीव करेगी ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट पर्सन, तो फिर ये जो रॉयल्टी होगी ये नॉर्मल टैक्स स्ट्रक्चर में टैक्स होगी, और हम कहेंगे हम परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट को इनकम टैक्स में एक अलग पर्सन समझते हैं। ठीक है? तो हम इस पीई की अलग से टैक्स रिटर्न पाकिस्तान में जमा होगी एज अ रेजिडेंट पर्सन, और ये इनकम उसकी बिजनेस इनकम कहलाएगी, और नॉर्मल टैक्स स्ट्रक्चर के मुताबिक, टैक्स रेट्स के मुताबिक इसके ऊपर टैक्सेबिलिटी आएगी। ये फाइनल टैक्स की ये फाइनल टैक्स की इनकम नहीं है। दो बातें हो गई। एक तीसरी बात और हो सकती है, जो कि एक पाकिस्तान में आदमी रहता है, अगर वो कोई रॉयल्टी इनकम लेता है तो उसका क्या होगा? वो भी नॉर्मल टैक्स स्ट्रक्चर में टैक्स होगी। जैसे कि मैंने आपको शुरू में मिसाल दी, आपने एक किताब लिखी, पब्लिशर आपको हर किताब के बेचने पे 10 रुपए 100 रुपए दे रहा है, एक रॉयल्टी दे रहा है, तो ये जो इनकम आपके पास आएगी ये भी नॉर्मल टैक्स स्ट्रक्चर में टैक्स होगी, ऐसा मैंने यहां लिखा है। तो रॉयल्टी से मुतालिक बस यही कुछ मुझे बताना था। आप इसको बहुत मजीद देखना चाहते हैं, आप क्लॉज 54 ऑफ सेक्शन 2 देखिए, सेक्शन 6 देखिए, सेक्शन 8 देखिए। इसके अलावा आप सर्च करेंगे परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट, एक बड़ी डेफिनेशन भी मौजूद है ऑर्डिनेंस में इसकी, उसको देखिए। और टैक्सेशन ऑफ परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट पे अलग एक सेक्शन मौजूद है जो बताता है कि पीई की टैक्सेशन होगी कैसे पाकिस्तान में। तो यहां पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर आपको सिर्फ इतनी बात समझनी है, तीन बातें। भाई एक रेजिडेंट है, उसको रॉयल्टी मिली तो एनटीआर हुई। पीई ऑफ नॉन रेजिडेंट है, उसको रॉयल्टी मिली तो वो बिजनेस इनकम होगी और नॉर्मल और एनटीआर हुई। अगर नॉन रेजिडेंट को रॉयल्टी पाकिस्तान सोर्स है और यहां से जा रही है तो क्या हुई? एफटीआर हुई। यहां के लिए इतना बहुत है, काफी है। अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है प्रॉफिट ऑन डेट। हम किसी भी इंडिविजुअल की रिटर्न करें, आमतौर से ये आइटम आ ही रहा होता है। अच्छा, ये जो प्रॉफिट ऑन डेट है, ये कौन सा प्रॉफिट ऑन डेट है? अच्छा, प्रॉफिट ऑन डेट का मतलब जो इंटरेस्ट इनकम बैंक में पैसे रखने से मिलती है, उसे हम कहते हैं प्रॉफिट ऑन डेट। डेट कहते हैं कर्ज को, कर्ज पे मिलने वाला प्रॉफिट उसे हम इंटरेस्ट इनकम कहते हैं। अच्छा, यहां मैंने लिखा है इट डज नॉट इंक्लूड वेयर बिजनेस इज लेंडिंग ऑफ मनी। इसका मतलब ये है, अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं कि आपकी इनकॉर्पोरेशन का मकसद ही ये है कि लोगों को कर्ज देना और उस पे इंटरेस्ट लेना, कर्ज देना इंटरेस्ट लेना, तो ये तो आपकी बिजनेस एक्टिविटी है। वो तो वहां अगर कोई भी आपने इंटरेस्ट इनकम कमाई, वो तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाएगी,
जैसे कि बैंक्स वगैरह होते हैं। ये जो प्रॉफिट ऑन डेट है ये अ, इसका मतलब ये बैंक वाली एक्टिविटी नहीं है, बल्कि ये एक अदर सोर्स है। आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट बैंक में पार्क कर दिए, वहां से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। आप एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, आपके पास बहुत ज्यादा डोनेशंस आ गई, आपने जो है बैंक के अंदर पैसे रख दिए और वहां से आपको प्रॉफिट्स मिल गए। तो ये वो वाली प्रॉफिट ऑन डेट है जो कि आपकी प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, बल्कि ऑपरेशंस करते हुए कुछ अपने फंड्स को इस तरह आप मैनेज करते हैं एक्सेस फंड को कि चलो भाई कुछ प्रॉफिट ऑन डेट भी हमें मिल जाए। सो दिस इज नॉट योर कोर बिजनेस एक्टिविटी। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि मुझे ये पता चल जाए प्रॉफिट ऑन डेट की क्या डेफिनेशन है, जर्नल तो मैंने बता दी, जर्नली क्या मतलब है इसका। आप फंड्स प्लेस करते हैं कमर्शियल बैंक्स में, इस्लामिक बैंक्स में, वहां से जो आपको प्रॉफिट्स आते हैं वो प्रॉफिट ऑन डेट कहलाता है। लेकिन इसको अगर आप बहुत मजीद देखना चाहते हैं तो मैंने यहाँ लिख दिया आपके लिए, क्लॉज 46 है सेक्शन 2 का। यहाँ प्रॉफिट ऑन डेट की एक कंप्लीट डेफिनेशन दी गई है। अच्छा, आपके लिए जो जरूरी चीज है वो मैंने यहाँ टेबल में समराइज कर दी है। ये आपकी टिप्स में होना चाहिए जब आप रिटर्न भर रहे हो। मैंने यहाँ समराइज कर दिया है इस टेबल में। ये समरी कहाँ से निकलती है? ये समरी निकलती है भाई सेक्शन नंबर 7B से। आप सब मेरे साथ हैं? जी बिल्कुल। जी जी। ओके भाई, जी सर। 7B से ये समरी निकलती है, उसका खुलासा ये है। अगर आप कंपनी है और आपको प्रॉफिट ऑन डेट मिल रहा है, तो ये इसकी चार्जेबिलिटी कैसे होगी? कॉर्पोरेट रेट पे होगी। अगर आपका 29% टैक्स रेट है तो 29% पे आपको टैक्स देना होगा। आप स्मॉल कंपनी है तो 20% देना होगा। और इसकी टैक्स रिजीम क्या है? नॉर्मल टैक्स रिजीम, यानी जो प्रॉफिट आया है उस पे नॉर्मल टैक्स रेट्स लगाने हैं आपको कंपनी के केस में। एक बात हो गई। अब इंडिविजुअल और एओपी रह गए। अगर इंडिविजुअल और एओपी प्रॉफिट ऑन डेट 5 मिलियन यानी 50 लाख से कम कमाएंगे या 50 लाख तक कमाएंगे, तो ये इनकम कहलाती है सेपरेट टैक्स रिजीम में आती है, जिसको हम ऑल्टरनेट वर्ड कहते हैं फाइनल टैक्स रिजीम। यानी ग्रॉस अमाउंट बेसिस पे टैक्स हो जाएगा। लेट से आपको 4 मिलियन का टैक्स, 4 मिलियन का प्रॉफिट ऑन डेट आया, आप उस पर 15% टैक्स अदा कर देंगे और बात खत्म हो गई। लेकिन अगर ये प्रॉफिट ऑन डेट 5 मिलियन से एक्सीड कर जाता है, ये सिंबल जो होता है ये वाला, इसका इसका मतलब होता है ग्रेटर देन, और ये सिंबल जो होता है इसका मतलब होता है लेस देन। तो इंडिविजुअल और एओपी के केस में अगर 5 मिलियन से एक्सीड कर जाती है वैल्यू, तो नॉर्मल स्लैब रेट आएगा और ये एनटीआर बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक इंडिविजुअल की सैलरी है लेट सपोज 50 लाख रुपए, और उसको प्रॉफिट ऑन डेट भी आ गया उसकी प्लेसमेंट से 5.1 मिलियन रुपीज। तो अब क्या होगा? अब सैलरी की इनकम और प्रॉफिट ऑन डेट की इनकम क्लब होगी, और जो भी टैक्स रेट्स उसको लगने चाहिए नॉर्मल स्लैब वाले, वो लगेंगे और उसे टैक्स करना पड़ेगा। फाइनल टैक्स रिजीम से अब वो निकल जाएगा। तो ये समरी है, और ये समरी आपको 7B से मिलती है। कंपनी में देखें कोई लिमिट नहीं है, 1 रुपए का नफा है या 10 मिलियन का नफा है, उसे कॉर्पोरेट टैक्स रेट पे टैक्स अदा करना है। और टैक्स रिजीम मैंने यहाँ लिख दिया आसानी के लिए एनटीआर, और ये भी एनटीआर है नीचे वाली। सेंटर वाली क्या है? सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम इसे हम कहते हैं, या हम कहते हैं कि सेपरेट टैक्स रिजीम, या हम इसको कह देते हैं फाइनल टैक्स रिजीम। इस यहाँ एक बात बस और जिक्र करके हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव होते हैं। सेक्शन 7B जो है एप्लीकेबल नहीं होता उस प्रॉफिट पे जो आता है अगर आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में या पेंशनर पेंशनर बेनिफिट अकाउंट में। ऐसा लिखा है क्लॉज 103 ऑफ पार्ट 4 ऑफ सेकंड स्केजुअल। तो इसका मतलब है अगर कोई क्लाइंट आपके पास आता है और उसकी इन्वेस्टमेंट्स इन इन सर्टिफिकेट्स या इन अकाउंट्स में हुई भी है, और ये भी नेशनल सेविंग सेंटर जो गवर्नमेंट के हैं उनके प्रोडक्ट्स हैं, तो क्या उसे टैक्स नहीं देना? नहीं, टैक्स उसको देना है, बस 7B के तरीके से नहीं देना। तो क्या तरीका कार है उसको अब हम देख लेते हैं। तो
तो सेक्शन 7 भी एप्लीकेबल नहीं है, तो फिर क्या तरीका है? क्या टैक्स नहीं देना? नहीं, टैक्स तो देना है। उसका क्या प्रोसीजर है वो हम देख रहे हैं। इंटरेस्ट इनकम ऑन बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट और पेंशनर बेनिफिट अकाउंट और शोहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट इज नॉट टैक्सेबल अंडर सेपरेट ब्लॉक इनकम, यानी एफटीआर नहीं है वो, ठीक है। ग्रॉस रिसीट बेसिस पे टैक्स नहीं होगी, तो क्या होगा? अच्छा, नंबर वन एक बात, और द इंटरेस्ट इनकम इज ऑल्सो नॉट सब्जेक्ट टू विदहोल्डिंग टैक्स। तो आपके पास जब कोई क्लाइंट आएगा और वो कहेगा, नॉर्मल जो बड़ी उम्र की खवातीन होती हैं, उन्होंने ही पेंशनर अकाउंट में ये पैसे रखे होते हैं, बहबूद अकाउंट में पैसे रखे होते हैं, तो इसके ऊपर नेशनल सेविंग, आप उनसे कहते हैं भाई टैक्स सर्टिफिकेट दे दें, लॉ के मुताबिक नेशनल सेविंग सेंटर कोई विदहोल्डिंग टैक्स नहीं काटता है उसके ऊपर। जिस तरह से, और अगर आप नॉर्मल नेशनल सेविंग सेंटर में सर्टिफिकेट्स ले लेते हैं, जैसे डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, DSC, लेकिन इनके ऊपर उस पर 15% टैक्स काट लेता है नेशनल सेविंग सेंटर, लेकिन इन पे टैक्स नहीं काटता। तो आपने क्या बातें पढ़ ली कि भाई इन अकाउंट्स में जो इन्वेस्टमेंट्स प्लेस होती है उस पे जो प्रॉफिट आता है उस पे 7B एप्लीकेबल नहीं है, तो ऊपर वाली स्टोरी खत्म हो गई जो मैंने पढ़ाई, जो टेबल बना हुआ था। नंबर वन। नंबर टू, इस पे विथहोल्डिंग टैक्स भी नहीं होता, तो फिर इसकी चार्जेबिलिटी कैसे होती है? अब उसको देख लेते हैं हम। However, normal slab rate apply to such interest income। इसका मतलब है आप क्या करेंगे, आप अपने क्लाइंट की जो नॉर्मल इनकम आ रही है, जो टैक्सेबल इनकम का पार्ट बन रही है, आप उसमें इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। दिस इज सब्जेक्ट टू NTR, नॉर्मल टैक्स रिजीम, टैक्सेबल इनकम का ये हिस्सा बन जाएगी और इस पे नॉर्मल रेट्स लगेंगे। लेकिन इसमें आगे थोड़ी सी और कहानी है, वो क्या है? एंड और if average rate of tax on income including such profit is more than 5%। अब फॉर एग्जाम्पल आपकी सैलरी इनकम भी थी, आपका इनकम फ्रॉम बहबूद भी था, आपने उन दोनों को ऐड किया और उस पर टैक्स का रेट लगाया, टैक्स आया 10 रुपए, आपकी दोनों इनकम 50-50 थी, तो आपने 10 को डिवाइड किया 100 से, तो इसका मतलब है 10% का रेट आया। तो 10% का रेट तो 5% से ज्यादा है, तो यहां अब आपको कुछ बताया जा रहा है कि अगर ऐसा एवरेज रेट अगर आपका ज्यादा आ जाए 5% से, तो आप क्या करें? देन टैक्स क्रेडिट ऑन सच प्रॉफिट वुड अप्लाई टू रिड्यूस द टैक्स एट 5% ऑफ सच प्रॉफिट। तो आपको ये कहा जा रहा है कि भाई अब इसका मतलब ये हुआ कि 50-50 रुपए की दोनों इनकम्स थी और 10 रुपए का रेट टैक्स आ गया, 100 रुपए पे 10 रुपए का टैक्स आया। इसका मतलब है कि 50 रुपए पे 5 रुपए आया, 50 पे 5 रुपए आया, यानी 10 पर। इसकी इलस्ट्रेशन मैं आपको आई थिंक करा दूं, ये इस तरह समझाने में प्रॉब्लम हो जाएगी। एक मिनट, आपको स्प्रेडशीट नजर आ रही है? जी आ रही है। लेट से ये सैलरी है और ये प्रॉफिट ऑन डेट जो हम बात कर रहे हैं, बहबूद वाला, ठीक है। ये था 1000 रुपए, तो आपकी जो इनकम है वो हुई 2000 रुपए, ये आपकी हो गई टैक्सेबल इनकम। हम सपोज कर लेते हैं आपका जो टैक्स आया वो आया 700 रुपए, तो एवरेज रेट क्या आया? दिस डिवाइड बाय दिस, आपका तो 35% का रेट आ गया। तो कानून ने ये कहा है कि इस अमाउंट पर 5% से ज्यादा टैक्स नहीं हो सकता, तो अब आपको रिबेट देना पड़ेगा। अब रिबेट आप कैसे देंगे? आप रिबेट ऐसे दे दीजिए कि इस इनकम पर आप मल्टीप्लाई कर दें 5%, बल्कि पहले आप ये देखें कि क्या आया, टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑन डेट कितना आया। इसका मतलब है 1000 का 35% आया, ठीक है। लेकिन आना कितना चाहिए था? 5% आना चाहिए था, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता था। इसका अगर हम 5% देखें तो कितना आया? 50। तो रिबेट कितना होगा?
350 माइनस 50, तो ये रिबेट है। तो अब आपका जो एक्चुअल टैक्स आएगा, टैक्स लायबिलिटी कितनी आएगी? 700 में से आप इस 300 को माइनस कर दें, आपका एक्चुअल टैक्स 400 आएगा। अब इस 400 में से इस 400 में से जो इस 400 में दो हिस्से हैं। सैलरी जो 1,000 रुपए की थी उस पे कितना टैक्स आया आपका? 350। और जो प्रॉफिट ऑन डेट था वो भी 1,000 रुपए है, लेकिन उस पे कितना टैक्स आया? 50 रुपए। तो आपने देखा कि इन दोनों को क्लब करके हम टैक्स निकाल रहे हैं, फिर एवरेज रेट निकाल रहे हैं, लेकिन हम रिबेट वर्कआउट करके माइनस कर रहे हैं। 700 रुपये पे नहीं करने, पे 400 रुपये करने हैं। और इसके टैक्स को 5% तक रिस्ट्रिक्ट करना है। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्लियर है जुनेद भाई। लेकिन यहां पर एक स्टोरी बहुत अहम है जो आप प्रैक्टिकल लाइफ में फेस करेंगे। यहां पर एक लॉस हो रहा है, आप गौर से समझिएगा इस पॉइंट को। लॉस क्या हो रहा है? एक रिटायर्ड टीचर है और उसकी सैलरी 1,000 रुपए थी। उसने बैंक में पैसे रखे, प्रॉफिट या नेशनल सेविंग सेंटर में बहबूद पे पैसे रखे, वो 1,000 हो गए। लेट्स से इसके ऊपर जो स्लैब रेट आ रहा था वो आ रहा था 7.5% का। लेकिन अब आप ये देखें, ठीक है बहबूद पे तो 5% का टैक्स आप पे कर रहे हैं, लेकिन बहबूद की इनकम टैक्सेबल इनकम में ऐड होने की वजह से सैलरी के ऊपर क्या कहानी हुई? सैलरी हायर रेट पे चली गई। यहाँ तो खैर हमने डेटा एक खुद ही परसेंटेज लगा दी, अपने हिसाब से टैक्स ले लिया, तो यहाँ आपको शायद बेहतर समझ ना आ रहा हो। लेकिन जब आप एक्चुअली रिटर्न्स कर रहे होते हैं, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि क्योंकि टैक्सेबल इनकम में प्रॉफिट ऑन बहबूद ऐड हो जा रहा है, तो वो आपकी दूसरी इनकम के साथ जब क्लब हो रहा है तो बहुत मुमकिन है कि आपकी टैक्स ब्रैकेट को चेंज कर दे। आपकी सैलरी लेट से 7.5% पे टैक्स हो रही थी, इसको ऐड करने के बाद पता चला यही सैलरी आपकी 12.5% पे टैक्स हो गई। तो ठीक है बहबूद पे तो आप कम देंगे, लेकिन सैलरी इनकम तो हायर रेट पे टैक्स हो जाएगी। तो ऐसे केसेस हमने देखे हैं जिसके अंदर बहबूद में रखने की वजह से दूसरी नॉर्मल इनकम पे इतना हायर टैक्स आ जाता है कि अगर इस पैसे को हम फाइनल टैक्स की इनकम में प्लेस करते तो सेविंग होती है। ये कॉन्सेप्ट समझ, ये बात समझ आई आप लोगों को? जी आ गई सर। ठीक है, तो ये आइटम नंबर हमारा 3 था, प्रॉफिट ऑन डेट। आगे हम चलते हैं आइटम नंबर क्लॉज सी सी, एडिशनल पेमेंट ऑन डिलेड रिफंड अंडर एनी टैक्स। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट ये है, फॉर एग्जांपल आपने रिफंड अप्लाई किया हुआ है और अगर आपको रिफंड नहीं मिलता तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में ये बात मौजूद है कि टैक्स पेयर को FBR एडिशनल पेमेंट करेगी डिले रिफंड के ऊपर। उसकी एक परसेंटेज है, 5-6% है या 7, कुछ इस तरह परसेंट है कि भाई आपका हमने 100 रुपये नहीं दिया, ठीक है हम 5 रुपये आपको इजाफी देंगे। आज तक तो हमने जिंदगी में ऐसा देखा नहीं, शायद आप लोग देखें, देखा हो आप लोगों ने या नहीं देखा हो, लेकिन हमने इसको नहीं देखा। लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ऐसा रिफंड आपको मिल गया तो उसको क्या करना है, आपने अदर सोर्स में लेके नॉर्मल टैक्स स्ट्रक्चर के में टैक्स यानी टैक्सेबल इनकम में ऐड करेंगे, नॉर्मल टैक्स रेट्स लगाने हैं, यानी टैक्सेबल इनकम का पार्ट बना देना है और उस पर टैक्स अदा करना है। एक तो पेमेंट भी डिले दे रहे हैं, उस पर ये एहसान कर रहे हैं कि थोड़ा सा 5-6% का उस पर इंटरेस्ट इनकम देंगे और उसके ऊपर भी टैक्स लेंगे। अच्छा, उसके बाद क्लॉज डी, गवर्नमेंट ग्राउंड रेंट। ग्राउंड रेंट एक यूं समझ लें कि कराची की हम बात करें तो ये रेलवेज और कैंटोनमेंट वाले कुछ शॉप से, और इसका क्या एक्चुअल है प्रोसीजर और क्या एक्चुअल बैकग्राउंड है, पीछे क्या पॉलिसी या लीगल डॉक्यूमेंट है, मुझे नहीं पता। लेकिन ये ग्राउंड रेंट एक तरह का टैक्स नुमा कोई चीज होती है या रेंट टाइप कोई चीज होती है जो कैंटोनमेंट वाले या रेलवे वाले वसूल कर रहे होते हैं दुकानों से, मार्केट से। और ये उनकी बुक्स में जब जाती है तो जाहिर है ये उन प्रॉपर्टीज के मालिक तो नहीं होते, उनके हाथ में जाके इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ये टैक्स हो रहा होता है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए क्लॉज ई। क्लॉज ई क्या है, बस यहाँ हम अपनी क्लास खत्म कर देंगे।
बल्कि हम ई और एफ पढ़ लेंगे। क्लॉज ई, रेंट फ्रॉम सब लीज ऑफ लैंड और अ बिल्डिंग। सब लीज का मतलब ये है कि आप इमूवेबल प्रॉपर्टी के मालिक नहीं है। अगर आप मालिक होते तो हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। तो आपका टैक्स कहाँ पे, आपको कहाँ चार्ज कराना पड़ता है रेंटल इनकम को? सेक्शन नंबर 15 में, अंडर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। यही बात मैंने यहां लिख दी है, ठीक है, ताकि आप कोरिलेट कर सकें, कंफ्यूज ना हो। लेकिन यहाँ क्या है, मिसाल के तौर पर आपने एक घर किराए पर लिया और किराए, अब आप किराएदार की हैसियत से वहां रह रहे हैं, आपने इसको आगे किसी को किराए पे दे दिया, तो इसको कहते हैं सब लीज होना। अब इससे जो आपको किराया आएगा ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आपको टैक्स कराना होगा। ये भी टैक्सेबल इनकम का पार्ट बन जाएगा। और एनटीआर, नॉर्मल टैक्स रिजीम, जो भी इसका इनकम आएगी उस पे नॉर्मल टैक्स स्लैब लगेगा। क्लॉज एफ, क्लॉज एफ बहुत इंटरेस्टिंग है। क्लॉज एफ भी रेंटल रेंटल की बात हो रही है, लेकिन अगेन इसको रेफर कर लें कि ये रेंट सेक्शन 15 में टैक्स नहीं होगा। ये कहाँ टैक्स होगा? ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स होगा। ये क्या रेंट है? मिसाल के तौर पे मैंने यह मिसाल लिखी है, आपकी एक फीड मिल की बिल्डिंग है। फीड मिल की सिर्फ बिल्डिंग नहीं होती, बल्कि उसमें फीड मिल की पूरी मशीनरी भी इंस्टॉल होती है, 2 मंजिला 3 मंजिला। या अगर आपने आटे की मिल देखी है तो आटे की मिल 2-3 मंजिला होती है, तो उसमें बिल्डिंग भी होती है, प्लांट एंड मशीनरी भी लगा होता है। तो अगर आपने कोई ऐसी बिल्डिंग किराए पर दे दी जिसमें बिल्डिंग भी है और प्लांट एंड मशीनरी भी है, तो आप उसको आईएफपी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में टैक्स नहीं करवाइएगा, आप उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स करवाइएगा। अच्छा, बहुत फर्क पड़ता है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जब आप टैक्स कराते हैं तो वहां आपको डिडक्शंस क्या क्या मिलती हैं? सबसे पहले सेक्शन 15A के मुताबिक 20% स्टेट आपको अलाउंस माइनस हो जाता है। इसके अलावा 6% के एडमिन एक्सपेंसेस माइनस हो जाते हैं। उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई केस है वो माइनस हो के खर्चे माइनस हो जाते हैं। इंश्योरेंस माइनस हो जाती है, प्रॉपर्टी टैक्स माइनस हो जाता है, वगैरह वगैरह। लेकिन यहां पर जब आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स कराते हैं तो 15A के खर्चे आपको नहीं मिलते, बल्कि एक सेक्शन है 39 के फौरन बाद आता है सेक्शन नंबर 40। वहां लिखा हुआ है कि कौन कौन से खर्चे आप इस इनकम के अगेंस्ट में माइनस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप क्लॉज एफ की इनकम की बात करें तो आप उस बिल्डिंग का, उस प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन वर्कआउट करेंगे सेक्शन 22 और 23 के तहत, आप उसको माइनस कर सकते हैं अपनी इस इनकम से। तो इसलिए फर्क पड़ जाता है सेक्शन 15 में टैक्स कराते हुए और सेक्शन 39 में टैक्स कराते हुए। तो अच्छा, तो यहां तक हम अपनी क्लास रोक रहे हैं, अब मैं आपके सवाल ले रहा हूं। और बाकी आगे भी है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। बहुत अहम अहम आगे भी क्लॉजेज हैं, लेकिन मेरा ख्याल है यहाँ तक काफी है। बाकी हिस्सा हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आपकी कोई